गुड मॉर्निंग टू ऑल। ठीक है, आज का टॉपिक्स रहेगा अपना रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च प्रोसेस होता क्या है, लेकिन उससे पहले अपने को मालूम होना चाहिए व्हाट इज रिसर्च। जो रिसर्च वर्ड है वो 2 वर्ड्स के अंदर डिवाइड किया गया है, री प्लस सर्च। री का मतलब क्या होता है? अगेन। री का मतलब होता है अगेन एंड सर्च का मतलब होता है फाइंड आउट। री का मतलब अगेन, सर्च का मतलब फाइंड आउट। साथ में अपन क्या चीज फाइंड आउट करेंगे? समथिंग न्यू फैक्ट। न्यू फैक्ट भी बोल सकते हैं, या फिर इसको अपन क्या बोल सकते हैं? इंफॉर्मेशन। नर्सिंग रिसर्च या रिसर्च 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ। री प्लस सर्च। री का मतलब अगेन, सर्च का मतलब किसी चीज को वापस फाइंड आउट करना, जो भी पहले से कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, कुछ भी फैक्ट हो सकता है उसके बारे में। सेम ऐसे ही इसी इंट्रोडक्शंस के अकॉर्डिंग अपन इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं, और वो परिभाषा जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी कि रिसर्च इज एनालिसिस ऑफ फैक्ट। रिसर्च क्या है? एक प्रकार से इन्हीं फैक्ट्स का एनालिसिस करना, या इन्हीं इंफॉर्मेशन का, इन्हीं डाटा का, या फिर अकॉर्डिंग टू एक सिस्टम्स के अकॉर्डिंग अपन बात करके चलें तो रिसर्च क्या होता है? एक प्रकार से रिसर्च इज ए सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक प्रोसेस। नर्सिंग रिसर्च या रिसर्च जो है वो एक सिस्टमेटिक और साइंटिफिक प्रोसेस होती है, जिसके अंदर आप कह सकते हैं किसी भी आंसर का ठीक है, सॉरी, क्वेश्चंस का आंसर सोल्व करना, एक प्रकार से वो क्या कहलाता है? रिसर्च। रिसर्च एक प्रकार से सिस्टमेटिक और साइंटिफिक प्रोसेस होती है। इनके अलावा अगर अपन चले नेक्स्ट, ये तो बेसिक जनरल नॉलेज है, जब कभी भी अपन रिसर्च के अंदर पढ़ते हैं, रिसर्च प्रोसेस से पहले वो है एक रिसर्च के बारे में। अब रिसर्च के बाद अपन बात करते हैं अपने वापस अपने टॉपिक्स के ऊपर आते हैं, रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च जो प्रोसेस है ये नर्सिंग रिसर्च के अंदर एक बैकबोन है, ये यूनिट्स। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कितने कंपोनेंट्स होते हैं? इसके अंदर मेन जो कंपोनेंट्स होते हैं, क्योंकि रिसर्च का मतलब होता है सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक प्रोसेस। सिस्टमेटिक और साइंटिफिक प्रोसेस कहते हैं, इसका मतलब ये किसके अकॉर्डिंग चलेगा? स्टेप बाय स्टेप चलेगा। अब स्टेप बाय स्टेप चलेगा, इसका मतलब जितने भी अपन स्टेप पढ़ेंगे वो ऐसे क्या मिलेंगे आपको? सीक्वेंसली मिलेंगे। कितने स्टेप होते हैं इसके अंदर? स्टेप होते हैं 15। सबसे पहला फर्स्ट जो स्टेप होता है रिसर्च प्रोसेस का, वो कौन सा होता है? फॉर्मुलेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। थोड़ा इस पॉइंट पे ध्यान देना आप लोग। फॉर्मुलेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। अपन पहले बात करते हैं रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है। रिसर्च प्रॉब्लम एक इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। ये वो सेंटेंस होता है जो अपने आप को किस चीज से डिनोट करता है? ये एक प्रकार से अपने आप को किस चीज से डिनोट करता है? क्वेश्चन। रिसर्च प्रॉब्लम एक रिसर्च स्टडी के अंदर एक क्वेश्चंस होती है, जिसमें रिसर्चर वांट टू सॉल्व, जिसमें रिसर्चर उस क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट करता है। फॉर्मुलेशन का मतलब होता है उसको एक अच्छे तरीके से तैयार करना, फॉर्मुलेट करना। इट इज द इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस। क्यों इंपॉर्टेंट स्टेप और फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप कहा जाता है रिसर्च प्रोसेस का? क्यों? क्योंकि विदाउट रिसर्च प्रॉब्लम आप रिसर्च कंडक्ट नहीं कर सकते। अगर आपको रिसर्च कंडक्ट करनी है, उसके लिए नेसेसरी क्या है? एक अच्छा रिसर्च प्रॉब्लम। अच्छी रिसर्च तभी होगी जब आपके पास एक अच्छा क्वेश्चंस होगा, जिससे रिसर्चर उस क्वेश्चंस का आंसर एक प्रकार से क्या कर सकता है? फाइंड आउट कर सकता है। उस क्वेश्चंस का आंसर एक प्रकार से क्या कर सकता है? सॉल्यूशन कर सकता है। ठीक है। सेकेंड स्टेप, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मुलेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम में उस क्वेश्चन को एक प्रकार से फॉर्मुलेट करना। जैसे अपन एग्जांपल लें कि मुझे एक नॉलेज असेस करना है
HAI पे, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन पे। ये आपका एक क्वेश्चन है कि मुझे नॉलेज असेस करना है एक HAI पे, लेकिन इसको फॉर्मुलेट कैसे करेंगे, इसको फॉर्मुलेट करने का तरीका क्या है, तब आप उसके अंदर ऐड कर सकते हो ए प्री एक्सपेरिमेंटल स्टडी, क्वासी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज, ए प्री एक्सपेरिमेंटल स्टडीज टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ। ठीक है, इस तरीके से अगर अपन उसको तैयार करेंगे कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के अंदर भी अगर अपन बात करते हैं, तो आपने क्या बोल दिया, VAP। VAP का फुल फॉर्म क्या होता है, वेंटिलेटेड एसोसिएटेड न्यूमोनिया। क्योंकि HAI जो होता है एक प्रकार से ये ब्रॉड टॉपिक है, ब्रॉड टॉपिक को नेरो करना, ब्रॉड टॉपिक को नेरो करना, क्योंकि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन तो बहुत बड़ा इन्फेक्शन है, लेकिन उसमें से अपन को क्या स्टडी करना है, उसमें से अपन ने ले लिया VAP। VAP वेंटिलेटेड एसोसिएटेड न्यूमोनिया पे स्टडी करना, ये भी हो सकता है। इसके अलावा अगर अपन बात करें UTI, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये भी कौन सा एक प्रकार से HAI का ही पार्ट है। तो ब्रॉड टॉपिक को नेरो करना, जो अपन प्रॉब्लम ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, तो वो जो स्टेप है उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपन डिटरमाइनिंग द स्टडी ऑब्जेक्टिव। डिटरमाइनिंग द स्टडी ऑब्जेक्टिव, कि जो अपन स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं उसको डिटरमाइन करना, मतलब बड़े टॉपिक को छोटा करना, ब्रॉड टॉपिक्स को एक प्रकार से अपन कह सकते हैं नेरो करना, ब्रॉड टू नेरो, ब्रॉड टू नेरो। आप अगर कॉमन वे में लेके चलें तो अपन ये कह रहे हैं कि ये जो मैं रिसर्च स्टडी कंडक्ट कर रहा हूं, ये रिसर्च स्टडी कंडक्ट करने का मेरा मेन उद्देश्य क्या है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स कितने होते हैं, 2। ऑब्जेक्टिव्स हमेशा कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है जनरल ऑब्जेक्टिव, और एक कौन सा होता है, एक होता है स्पेसिफिक। एक तो होता है जनरल ऑब्जेक्टिव्स और एक होता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। यहां जनरल ऑब्जेक्टिव्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जनरल ऑब्जेक्टिव्स यहां पे रिप्रेजेंट करता है ओवरऑल नॉलेज, ओवरऑल स्टडीज। ठीक है, लेकिन स्पेसिफिक जो ऑब्जेक्टिव्स होगा वो एक प्रकार से किस पे होगा, क्राइटेरिया, मतलब पिन पॉइंट पे होगा, इसमें से क्या अपन को स्टडीज में कंडक्ट करना है। ठीक है ना, जैसे मेरा क्वेश्चन से मेरा रिसर्च प्रॉब्लम ये है, नॉलेज असेस रिगार्डिंग द नर्सिंग प्रोफेशन। मुझे नॉलेज असेस करना है नर्सिंग स्टूडेंट्स पे, नर्सिंग प्रोफेशन के बारे में उनका व्यू क्या है। तो कौन सा ऑब्जेक्टिव है ये, जनरल ऑब्जेक्टिव्स, विदाउट एनी क्राइटेरिया, विदाउट एनी एक पिन पॉइंट बोल सकते हैं एक प्रकार से। लेकिन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होगा मेरा, उसमें से मेरे को नॉलेज असेस करना है नर्सिंग प्रोफेशन के बारे में, नर्सिंग स्टूडेंट्स का क्या रवैया है। उसमें से मैंने ले लिया BSc नर्सिंग पार्ट 4, कि मुझे नॉलेज तो असेस करना नर्सिंग प्रोफेशनल जो भी है उनके व्यू क्या है नर्सिंग स्टूडेंट्स के, लेकिन उनमें से ओनली फॉर कौन सी क्लास मैंने चूज कर ली, BSc नर्सिंग पार्ट 4। ये मेरा कौन सा ऑब्जेक्टिव हो गया, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। लेकिन अगर बात करें कि ओवरऑल प्लान क्या था, ओवरऑल प्लान था मुझे ओनली फॉर नॉलेज असेस करना है। ठीक है, अब इसमें एक चीज हो रहा है डिटरमाइन द स्टडी ऑब्जेक्टिव्स में, कि जो आप स्टडीज को ऑब्जेक्टिव से उसको डिटरमाइन करेंगे, उसके साथ साथ आपको किस चीज की आवश्यकता रहेगी, उसमें आपको आवश्यकता रहेगी एक प्रकार से ऑपरेशनल डेफिनेशन। आपको ऑपरेशनली एक प्रकार से डिफाइन करना है, किनको डिफाइन करना है, वेरिएबल्स को। अब पहला क्वेश्चन यही आ गया कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स किससे कहते हैं। देखो नाम देखो, वेरी जो वर्ड आ रहा है ना, ये वेरी जो नाम आ रहा है, ये वेरी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज, मैनिपुलेशन। अगर कॉमन समझे वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो वेरिएबल्स का मतलब होता है कि वेरिएबल्स एक किसी भी पर्सन की एक प्रकार से कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी क्वालिटी को रिप्रेजेंट करे, वो क्या कहलाता है, वेरिएबल्स कहलाता है, जिसको आप एक प्रकार से कह सकते हो चेंजेबल होना चाहिए।
वेरी होना चाहिए। जिसमें से आप कॉमन टाइप लेके चलते हैं तो उसमें एक नाम आता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, एक आता है डिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो होता है आईडीवी, जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होता है जो क्या होता है, चेंज होगा, जो वेरी होगा, और क्या किसको क्या देगा, उसको रिजल्ट्स देगा। किसके अंदर, डीवी। डीवी एक प्रकार से क्या है, रिजल्ट्स है, एक्सपेक्टेड आउटकम्स हैं, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल दो आप, स्मोकिंग कॉज टू लंग कैंसर। ध्यान देना इस पे, स्मोकिंग कॉज टू लंग कैंसर। अपना पॉइंट है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो चेंज होंगे, जो मैनिपुलेट होंगे और उसका रिजल्ट चेंज कर देंगे। किसका रिजल्ट चेंज कर देंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल्स का। इसका मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल्स किसके ऊपर निर्भर करता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो यहां अगर अपन इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझेंगे, स्मोकिंग कॉज टू लंग कैंसर, तो यहां चेंजेबल पॉइंट कौन सा है, इसमें चेंजेबल पॉइंट होता है स्मोकिंग। ये स्मोकिंग किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये उसके कोज को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्मोकिंग अगर कोज को रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहां पे थोड़ा ध्यान दो आप, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है ये भी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये उस कोज को रिप्रेजेंट करता है। और डीवी किसको, एक डिपेंडेंट वेरिएबल्स है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एक प्रकार से उसके इफेक्ट्स को, उसके एक्सपेक्टेड आउटकम्स को, उसके रिजल्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। सेम वैसे ही स्मोकिंग कॉज टू लंग कैंसर, स्मोकिंग का मतलब होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। लंग कैंसर, मेरा मानना है कि सभी व्यक्तियों को जो स्मोकिंग करते हैं उनको लंग कैंसर होना कोई पॉसिबल नहीं है, लेकिन स्मोकिंग कॉज टू लंग कैंसर, अगर आपको लंग कैंसर पे एक प्रकार से आप कह सकते हो असेसमेंट करना, ऑब्जर्वेशन करना है, एनालिसिस करना है, तो उसके लिए आप किसको चेंज करोगे, स्मोकिंग को चेंज करोगे। तो यहां स्मोकिंग किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उससे होने वाले एक कोज के अकॉर्डिंग उसका इफेक्ट क्या कहलाएगा, लंग कैंसर जैसे। तो वो क्या कहलाता है, एक प्रकार से डिपेंडेंट उसके अंदर क्या कहलाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, उसके अलावा अपन बात करें नेक्स्ट, एक और ले सकते हैं, एक्सेसिव एल्कोहल इनटेक। एक्सेसिव एल्कोहल इनटेक कॉज टू लिवर सिरोसिस। ये भी देखो आप कि जो पर्सन ज्यादा एक्सेसिव अल्कोहल इनटेक करेगा उसको लिवर सिरोसिस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसमें चेंज करने वाली बात क्या है, एक्सेसिव अल्कोहल इनटेक। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को। और उससे चेंज क्या हो सकता है, एक प्रकार से जो इसके किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इफेक्ट को जो रिप्रेजेंट करता है उसको अपन क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो जो सेकंड जो स्टेप है रिसर्च प्रोसेस का वो क्या होता है, एक प्रकार से अगर अपन बात करें, सेकंड स्टेप है डिटरमाइनिंग द स्टडी ऑब्जेक्टिव्स। स्टडी ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करना है, जनरल ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। उसके साथ साथ जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको भी ऑपरेशनली क्या करना है, डिफाइन करना है। थर्ड अपन चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप कौन सा है, थर्ड स्टेप जो है वो है ROL, रिव्यू ऑफ लिटरेचर्स। नाम से देखना आप लोग, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर्स का मतलब क्या होता है, लिटरेचर जो पहले ऑलरेडी नाउन है अबाउट द पर्टिकुलर फिनोमिना, जिस फिनोमिना के बारे में आप पहले से जानते हैं उस लिटरेचर्स को क्या करना, रिवाइव करना। इसका क्या रोल है रिसर्च के अंदर, इसका सबसे मेन रोल है कि जिससे अपने पिछली जो स्टडीज हुई है, जो रिसर्च प्रॉब्लम अपन ने पढ़ी है, उसके अंदर जो भी रिसर्च प्रोजेक्ट बनाया है, रिसर्च किया है, उसमें क्या क्या कमियां थी, बाइज क्या थे,
क्या क्या जनरल ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पाए, जो भी एरर्स थे उस चीज को भी अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, जिससे अपन को कुछ न्यू नॉलेज ऐड करने का आपको कोई ना कोई सॉल्यूशंस जरूर मिलता है। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर्स करने के लिए भी एक अलग अलग सोर्सेस दिए हुए हैं, अलग अलग, जिसमें अपन बोलते हैं एक प्रकार से फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशंस के अकॉर्डिंग अपन कलेक्ट कर सकते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर्स, प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिकल्स जैसे सिनाल है, पबमेड है, मिडलाइन प्लस है, ये अलग अलग साइट्स भी हैं इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस जिसके थ्रू आप किसी भी लिटरेचर्स को क्या कर सकते हो, रिवाइव कर सकते हो। अब आते हैं अपन फोर्थ स्टेप पे। फोर्थ स्टेप क्या है? फोर्थ स्टेप है डेवलपिंग कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। अब इस पे थोड़ा सा ध्यान देना, डेवलपिंग कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। डेवलपिंग कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है कि जो आप प्रारूप बनाते हैं या जो आप स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं, जो आपका रिसर्च प्रॉब्लम था उससे रिलेटेड, कोरिलेटेड, इसमें अपन थ्योरीज को क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। न्यू नॉलेज को डेवलप करने के लिए अलग अलग थ्योरीज अप्लाई की जाती है जो आपके रिसर्च प्रॉब्लम से क्या होनी चाहिए, कोरिलेट होनी चाहिए, संबंधित होनी चाहिए। जैसे आप लोगों को पता है इन्वायरमेंटल थ्योरी किसने दिया था? इन्वायरमेंटल थ्योरी फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने दिया था। डॉरथिया ऑरेम थ्योरी है, सेल्फ केयर डेफिशिएंट थ्योरी जो एक प्रकार से, तो कौन सी स्टडीज के अकॉर्डिंग, रिसर्च प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग कौन सी थ्योरी से कोरिलेट कर रही है, उसको इसके ऊपर क्या करना है, एक प्रकार से अप्लाई करना। ठीक है। चौथा, पांचवा स्टेप, सबसे मोस्ट, अगर अपन बात करें तो फर्स्ट स्टेप होता है कि विदाउट रिसर्च प्रॉब्लम आप एक अच्छी रिसर्च कंडक्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो अभी अपन पढ़ेंगे फिफ्थ स्टेप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका नाम क्या है, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस एंड अजम्पशन। इस पे ध्यान देना, इस टॉपिक पे, फॉर्मुलेटिंग द हाइपोथेसिस एंड अजम्पशन। पहले फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस एक प्रकार से टेंटेटिव प्रेडिक्शन होता है किन्हीं दो वेरिएबल्स की रिलेशनशिप के बारे में, जो सही भी हो सकती है, ट्रू एंड फॉल्स, जो गलत भी हो सकती है। मेरा मानना है, अपन कोई भी चीज के बारे में, वेरिएबल्स के बारे में, दो वेरिएबल्स के बारे में बात कर सकते हैं कि मेरा मानना है कि जैसे जैसे बच्चे की हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे बच्चे का वेट भी बढ़ेगा। ये मेरा मानना है, दैट मीन्स हाइपोथेसिस। ये आपका हाइपोथेसिस है। जब अपन रिसर्च कंडक्ट करते हैं, एक थीसिस कंप्लीट करते हैं, उसमें ये चीज भी डिनोट करते हैं अपन कि जो अपन हाइपोथेसिस की बात कर रहे हैं एक प्रकार से, वो हाइपोथेसिस आपका जब रिलायबिलिटीज अपन टेस्ट करते हैं, लास्ट एंड फाइनल देखते हैं, तब आपकी जो हाइपोथेसिस थी क्या वो सही हुई या नहीं हुई, क्या आपके जो एक प्रकार से ऑब्जेक्टिव्स जो आपने लिए थे, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, उसको क्राइटेरिया को फुलफिल किया या नहीं किया। तो हाइपोथेसिस का मतलब होता है किन्हीं दो वेरिएबल्स के बीच में, दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं एक प्रकार से। जैसे एग्जांपल लिया था अपन ने, कौन सा, कि अगर बात करें डायरेक्ट कि स्मोकिंग कोज टू लंग कैंसर या एक्सेसिव एल्कोहलिज्म के अकॉर्डिंग लिवर सिरोसिस होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो मेरा यह मानना है कि एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक के अलावा भी साथ में आप कोई ड्रग्स डोजेस ज़्यादा ले रहा है, ठीक है, मेडिसिन ज़्यादा ले रहा है, उसका भी इफेक्ट हो सकता है लिवर सिरोसिस पे। इसका मतलब दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स भी हो सकते हैं इसके अंदर इंक्लूडेड का। दो वेरिएबल्स के बीच में कोई भी उसकी रिलेशनशिप के बारे में प्रेडिक्ट करना, hypothesis is a tentative predictions between two variables relationship, that means true and false, जो सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप जो सोच रहे हो वो चीज पॉसिबल हो, लेकिन हाइपोथेसिस के विदाउट हाइपोथेसिस आप एक अच्छी रिसर्च कंडक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपने जो रिसर्च प्रॉब्लम लिया है उसके ऊपर हाइपोथेसिस भी लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हाइपोथेसिस एक प्रकार से एक्सपेरिमेंटल्स के अकॉर्डिंग लेके चलें, उसके लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है। व्हाट इज द अजम्पशन? Assumptions is opposite. Assumptions में क्या होता है, आप रिलेशनशिप देखोगे वेरिएबल्स के बीच में, लेकिन विदाउट एनी, एकदम इजी याद करना हो आप लोगों को, तो आप कह सकते हो विदाउट एनी प्रूफ। इसके अंदर कोई भी प्रूफ की आवश्यकता नहीं रहती, कोई भी एविडेंस नहीं होता इसके अंदर। जैसे मेरा मानना है, ये ट्रू बेसिस पे आधारित है। जो assumptions होता है ट्रू बेसिस पे आधारित होता है कि मेरा मानना है कि एक सुपर नेचुरल पावर है जो पूरे ब्रह्मांड को क्या करके रखती है, कंट्रोल करके रखती है, गवर्नेंस को कंट्रोल करके रखती है।
लेकिन इसका कोई एविडेंस नहीं है। मेरा मानना है, या पर कह सकते हैं मैं एज्यूम कर रहा हूं कि भगवान अपने आसपास सब जगह है, लेकिन मैं इसका कोई एविडेंस नहीं दे सकता। ठीक है, ये क्या कहलाता है? एक प्रकार से अजम्पशंस। अजम्पशंस को आप एकदम इजी याद करना हो तो आप कह सकते हो कि अजम्पशंस हमेशा किस पे होता है? ट्रू बेसिस पे होता है, सत्य के ऊपर आधारित, विदाउट एनी प्रूफ। इसके अंदर कोई भी एविडेंस, कोई भी प्रूफ नहीं होगा। ठीक है, तो फॉर्मुलेटिंग द हाइपोथेसिस एंड अजम्पशंस, ये है फिफ्थ स्टेप। अब आप हाइपोथेसिस कर लिया आपने, जैसे अपन ने फर्स्ट क्या किया? डिटरमाइन द फर्स्ट वाज इज फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। सेकंड अपन ने किया डिटरमाइन द स्टडी ऑब्जेक्टिव। थर्ड किया आरओएल, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। चौथा अपना पॉइंट था डेवलपिंग द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। पांचों दो स्टेप है फॉर्मुलेटिंग द हाइपोथेसिस एंड अजम्पशन। अब जो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो कौन सा आता है? वो आता है नेक्स्ट के अकॉर्डिंग। अब हाइपोथेसिस करने के बाद अपन क्या करेंगे? रिसर्च अप्रोच एंड रिसर्च डिजाइन। थोड़ा सा ध्यान देना इस पॉइंट पे, रिसर्च अप्रोच एंड रिसर्च डिजाइन। रिसर्च अप्रोच एंड रिसर्च डिजाइन ये थोड़ा सा अपना रिसर्च के अंदर एक यूनिट्स को भी रिप्रेजेंट करता है। व्हाट इज द रिसर्च अप्रोच? रिसर्च अप्रोच किसे कहते हैं? रिसर्च अप्रोच किसे कहते हैं? रिसर्च जो अप्रोच होता है ये एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। एलिमेंट्स किसका? रिसर्च डिजाइन का। रिसर्च अप्रोच एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होता है एक रिसर्च डिजाइन का। क्यों होता है? क्योंकि रिसर्च डिजाइन जो होता है वो एक प्रकार से किस नाम से जानते हैं अपन रिसर्च डिजाइन को? ब्लूप्रिंट, कच्चा नक्शा जो बोलते हैं आप, वैसे ही उसको बोलते हैं। रिसर्च डिजाइन को बोलते हैं ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट बोल सकते हो आप लोग, या आप क्या कह सकते हो एक प्रकार से ओवरऑल प्लान, ओवरऑल प्लान ऑफ द स्टडी, ब्रॉडर प्लान ऑफ द स्टडीज, उसको अपन बोलते हैं रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन एक प्रकार से ब्लूप्रिंट होता है रिसर्च स्टडीज का, या ओवरऑल प्लान ऑफ द रिसर्च स्टडीज। रिसर्च डिजाइन से ही अपन को फाइंड आउट होता है कि आगे करना क्या है, अपने को आगे करना क्या है। क्यों? क्योंकि उस ब्लूप्रिंट के अंदर ऑल एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है कि व्हाट इज द पॉपुलेशन, आपकी पॉपुलेशन क्या होगी, आपकी पॉपुलेशंस क्या होगी, आप किस टॉपिक पे स्टडी करना चाहते हैं वो रिप्रेजेंट, सैंपल साइज क्या होंगे वो भी अपने को पता चलेगा। और सबसे ज़्यादा मेन पता चलेगा वो पता चलेगा अप्रोच कौन सी है कि आप जो रिसर्च स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं, रिसर्च स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं, उसकी अप्रोच क्या है, व्हाट इज द अप्रोच। जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है रिसर्च डिजाइन का, वो चीज़ भी अपन को यहाँ देखने को मिलती है। क्योंकि आप लोगों को मालूम है जो रिसर्च डिजाइन होता है वो कितने टाइप का होता है? 2 टाइप्स। रिसर्च डिजाइन इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू, अगर बात करें बेसिक के अकॉर्डिंग तो रिसर्च डिजाइन होता है 2 टाइप्स के अकॉर्डिंग। रिसर्च डिजाइन रिसर्च डिजाइन को क्लासिफाइड किया जाता है 2 टाइप्स के अकॉर्डिंग। पहला क्या है? क्वांटिटेटिव अप्रोच। क्वांटिटेटिव अप्रोच। सेकंड आता है क्वालिटेटिव, है ना। ये अप्रोच अपन ना लिख के डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन। यहां भी अपन इसको कह सकते हैं एक प्रकार से क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन। क्वांटिटेटिव अप्रोच या क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन होती है वो क्या होती है? जिसको आप क्या कर सकते हो? क्वांटिटेटिव का मतलब होता है इट कैन बी मेजर्ड, जिसको अपन माप सकते हैं। क्वांटिटेटिव अप्रोच का एक सबसे अच्छा एग्जांपल है ग्रोथ।
आप लोगों ने थर्ड ईयर्स के अंदर पीडियाट्रिक्स की क्लासेस के अंदर डिस्कस किया था कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ जो है वो एक प्रकार से क्वांटिटेटिव अप्रोच है। क्यों है? क्योंकि जो ग्रोथ है वो एक प्रकार से कि ग्रोथ इज डिफाइंड एज द फिजिकल मैच्योरेशंस रिजल्टिंग इन इंक्रीजेस द साइज ऑफ सेल्स ऑर्गन्स एंड इट इज ए क्वांटिटेटिव अप्रोच, इट इज एन क्वांटिटेटिव अप्रोच। क्यों बोलते हैं क्वांटिटेटिव अप्रोच? इट कैन बी मेजर्ड, जिसको आप माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। किसके अंदर? इंच के अंदर, सेंटीमीटर के अंदर, किलोग्राम के अंदर, पाउंड्स के अंदर। तो ऐसा मतलब क्वांटिटेटिव अप्रोच वो अप्रोच होती है जिसको क्या किया जा सकता है? मेजर किया जाता है। ठीक है, इसका मतलब आप एग्जांपल के अंदर अपने दिमाग में रख सकते हैं कि क्वांटिटेटिव जो रिसर्च डिजाइन है उसका मतलब इट कैन बी मेजर्ड। क्वालिटेटिव अप्रोच इट नॉट कैन बी मेजर्ड, इसको मेजर नहीं किया जा सकता। तो फिर क्वालिटेटिव जो रिसर्च डिजाइन हो गया, क्वालिटेटिव अप्रोच, उसकी वो अप्रोच क्या कैसे अपन एक्सप्लेन करेंगे? इसमें ओनली फोर को क्या करना होता है? इसके अंदर एज्यूम करना होता है, जिसको आप मेजर नहीं कर सकते। क्वांटिटेटिव अप्रोच है, ये क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन है। क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन भी एक प्रकार से अगर डिवाइडेशन करें तो दो टाइप की है, और वैसे जो एक और कुछ एडिशंस में आप लोग देखोगे 3 टाइप्स के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। कौन कौन से किया गया है? कि क्वांटिटेटिव जो अप्रोच है, एक तो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, एक है नॉन एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल, नॉन एक्सपेरिमेंटल। जो भी इंडिया वर्जन्स के अंदर अपन एक प्रकार से बात करें उसका यूज नहीं लेते, अदर्स का, अदर्स यहां अपने यूज में नहीं लेते एक प्रकार से। तो एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को भी फर्दर क्लासिफाइड किया गया है कितने टाइप्स के अंदर? 3 टाइप्स के अंदर। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन को भी 3 पार्ट्स में एक प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है। किस किस के अंदर? प्री एक्सपेरिमेंटल, क्वासी एक्सपेरिमेंटल, थर्ड ट्रू एक्सपेरिमेंटल। ध्यान देना, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइडेशन किया गया है, प्री एक्सपेरिमेंटल, क्वासी एक्सपेरिमेंटल, ट्रू एक्सपेरिमेंटल। और जो प्री एक्सपेरिमेंटल, क्वासी एक्सपेरिमेंटल और ट्रू एक्सपेरिमेंटल है, इनको भी अपन फर्दर क्लासिफाइड करते हैं। लेकिन यहाँ अपन रिसर्च प्रोसेस के स्टेप पढ़ रहे हैं तो अपन को इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाना, क्योंकि अपन जब रिसर्च डिजाइन के बारे में पढ़ेंगे वहाँ इनके बारे में डिस्कस करना। तो ये जो रिसर्च अप्रोच है, रिसर्च डिजाइन जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगी? वो इन अप्रोच को रिप्रेजेंट करेगी कि आपकी स्टडी क्वांटिटेटिव है या आपकी स्टडी क्वालिटेटिव है। अगर क्वांटिटेटिव है तो कौन सा पार्ट है उसका? एक्सपेरिमेंटल है या नॉन एक्सपेरिमेंटल है? अगर एक्सपेरिमेंटल भी है तो कौन सा है? प्री एक्सपेरिमेंटल है, क्वासी एक्सपेरिमेंटल है या फिर ट्रू एक्सपेरिमेंटल है? इस चीज को भी एक प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है कि आपकी जो रिसर्च डिजाइन है, जो आप रिसर्च स्टडी कंडक्ट कर रहे हो, जो आपने रिसर्च प्रॉब्लम सिलेक्ट किया है, उसका आप जो फॉर्मुलेट किया आपने, किस अप्रोच के आधार पर फॉर्मुलेट किया है? क्या आपकी स्टडी क्वांटिटेटिव है? अगर क्वांटिटेटिव है तो क्वांटिटेटिव में कौन सा पार्ट है? एक्सपेरिमेंटल है, नॉन एक्सपेरिमेंटल है, प्री एक्सपेरिमेंटल है। अगर अपन यहां बात करें प्री एक्सपेरिमेंटल, क्वासी एक्सपेरिमेंटल, ट्रू एक्सपेरिमेंटल, इनको भी अगर आप कॉमन वे में समझें, तीनों भी बहुत बड़ी लेवल्स के अकॉर्डिंग आप जा सकते हैं। जैसे सबसे पहले अपन लेते हैं ट्रू एक्सपेरिमेंटल। ट्रू एक्सपेरिमेंटल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? एक नाम याद आता है, जब क्वांटिटेटिव की बात करते हैं ना तो उसको शॉर्ट में याद करने का तरीका है RCM, कि क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन, जो क्वांटिटेटिव अप्रोच होती है उसकी मेन विशेषता क्या है? उसकी मेन विशेषता है कि इसमें क्या होगा? R होगा। R का मतलब क्या होता है? रेंडमाइजेशन। R का मतलब होता है रेंडमाइजेशन। अब रेंडमाइजेशन किसका होगा? रेंडमाइजेशन किसका करते हैं अपन? सब्जेक्ट का। अपनी स्टडी के अंदर सब्जेक्ट क्या है? सैंपल। जो भी आप ग्रुप सिलेक्ट करोगे सैंपल्स का, उनको इक्वल चांस देना, सैंपल्स को इक्वल चांस देना अपनी स्टडीज के अंदर, वो कहलाता है रेंडमाइजेशन। इक्वल चांस देना है। जो भी आप सैंपल सिलेक्ट कर रहे हो
उसके अलग अलग मेथड्स हैं, लॉटरी मेथड्स कह सकते हो, जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के अकॉर्डिंग आता है। आप जहाँ भी देखते हो चिट वाला सिस्टम रख रखा है, इसमें हर सैंपल्स जो भी आप ले रहे हो एक प्रकार से लार्ज पॉपुलेशन पे, तो उसको एक सिस्टमेटिक वे से रैंडमाइज किया जाता है, इक्वल चांस दिया जाता है सबको, ठीक है। सेकंड आता है सी। सी का मतलब होता है कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप क्या होता है? कंट्रोल ग्रुप वो होता है जो एक्सट्रोनियस वेरिएबल्स होते हैं, वो वेरिएबल्स जो स्टडी का पार्ट नहीं होते, लेकिन अपनी स्टडी को क्या कर सकते हैं? प्रभावित कर सकते हैं। एक्सट्रोनियस वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो स्टडी के पार्ट्स को क्या कर सकते हैं? अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए उनके ऊपर क्या रखना? कंट्रोल रखना, जो अपनी स्टडी को एक प्रकार से इफेक्ट ना दे सके। नेक्स्ट आता है एम। एम का मतलब क्या होता है? एम का मतलब होता है मैनिपुलेशन। एम का मतलब होता है मैनिपुलेशन, और मैनिपुलेशन का अगर अपन यहां बात करें तो मैनिपुलेशन अपन अभी एक डिस्कस किया था वेरिएबल्स के अंदर, कि मैनिपुलेशन का मतलब होता है एक प्रकार से चेंजेबल, जिसको आप चेंज कर सकते हो, उसके अंदर कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस कर सकते हो, चेंजमेंट ला सकते हो। वो ये तीनों जो विशेषताएं हैं ये कौन सी अप्रोच में होती है? क्वांटिटेटिव अप्रोच के अंदर। लेकिन इनका जो फर्दर क्लासिफिकेशन किया आपने एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल का, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल नॉन एक्सपेरिमेंटल के अकॉर्डिंग लेके चले तो इनमें तीनों में तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स भी प्रेजेंट होती है एक टाइप के अंदर। एक ऐसा टाइप भी है जिसके अंदर दो ही कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होती है, और एक ऐसा भी टाइप है जिसमें केवल और केवल दोनों ही प्रेजेंट नहीं होती, केवल और केवल एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होती है। उसको कैसे अपन एक प्रकार से बता सकते हैं? वो उसके नाम से देखो आप, ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेगा आप लोगों को इसमें, जो अपन रिसर्च के जितने भी कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं वो इससे ज्यादा आते हैं रिसर्च डिजाइन वाले में। इसलिए मैं थोड़ा सा अपन रिसर्च डिजाइन के वाले जो प्रोसेस का स्टेप है उसको थोड़ा डीप में लेके चलते हैं। क्यों लेके चलते हैं? क्योंकि वो जो है बहुत ज्यादा डीप पढ़ना जरूरी है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन इसके अंदर छिपे होते हैं। कैसे? ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन वो रिसर्च डिजाइन का टाइप है, एक्सपेरिमेंटल का वो पार्ट है जिसके अंदर ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होती है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन का टाइप है। लेकिन अब इसमें नोट आता है, आपने देखा ना, मेरिट्स और डीमेरिट्स, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अगर अपन बात करें डिसएडवांटेज के अकॉर्डिंग तो इसमें एक नाम लिखा होता है। क्या नाम लिखा होता है? कि आरसी जो रैंडमाइजेशन, कंट्रोल ग्रुप, मैनिपुलेशन की अगर अपन बात करें तो उसमें अगर देखें तो ये कहा जाता है कि इसको ज़्यादा रिसर्च स्टडी में यूज नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि ये लार्ज पॉपुलेशन पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रैंडमाइजेशन करना पॉसिबल नहीं है, कंट्रोल ग्रुप, मैनिपुलेशन, ठीक है। लेकिन इसमें एक कॉमन रहेगी कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर अपन बात करें ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होती है ट्रू एक्सपेरिमेंटल में। लेकिन जो क्वासी एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, क्वासी एक्सपेरिमेंटल में मैनिपुलेशन तो होगा, मैनिपुलेशन तो होगा कन्फर्म, लेकिन इन दोनों में से केवल एक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होगी। इन दोनों में से एक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होगी, और आपको बताने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि इनमें जो प्रेजेंट होगी वो क्या होगी? जो पॉसिबल है वो पॉसिबल है सी, कंट्रोल ग्रुप, कि जो भी अदर सैंपल्स बैठे हैं जो अपनी स्टडी को प्रभावित कर सकते हैं, बट इट इज नॉट पार्ट ऑफ स्टडी। स्टडी का वो पार्ट नहीं है। उसको कैसे कंट्रोल करना है एक प्रकार से, वो कंट्रोल ग्रुप तो उसका भी नेसेसरी है। तो क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन की अगर अपन बात करें तो वो अप्रोच है, एक्सपेरिमेंटल का वो पार्ट है जिसके अंदर दो ही कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होती है। इसलिए इस स्टडी को, क्योंकि इसमें रेंडमाइजेशन नहीं होता, और रेंडमाइजेशन नहीं होता तो लार्ज पॉपुलेशन पे, स्मॉल पॉपुलेशन पे भी ये पॉसिबल होती है। इसलिए सबसे ज्यादा जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, एक्सपेरिमेंटल जो अप्रोच है क्वांटिटेटिव का पार्ट्स का, वो सबसे ज्यादा जो स्टडीज यूज में ली जाती है वो कौन सी ली जाती है? क्वासी एक्सपेरिमेंटल स्टडी। आपको ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलेगी वो क्वासी एक्सपेरिमेंटल ही मिलेगी। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं थर्ड, प्री एक्सपेरिमेंटल
प्री एक्सपेरिमेंटल तो एक ही कह रहा है कि ओनली फॉर कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होगी, 1, इसके अलावा नहीं होगी। अब आप बताओ मैनिपुलेशन प्रेजेंट हो, क्या आप चेंज तो कर सकते हो, इंटरवेंशंस दे सकते हो, लेकिन एक्सट्रोनियस वेरिएबल्स पे कंट्रोल नहीं होगा। अब एक्सट्रोनियस वेरिएबल्स पे कंट्रोल नहीं होगा, कंट्रोल ग्रुप ही नहीं होगा एक प्रकार से जो एक्सट्रोनियस वेरिएबल्स को कंट्रोल कर सके, तो फिर ये ज्यादा पॉपुलर यूज में नहीं ली जाती। ठीक है, तो आज की जो स्टडीज में अपने जो स्टेप पढ़े फर्स्ट के अकॉर्डिंग लेके चलें, तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग जब अपन रिसर्च प्रोसेस के अंदर डिस्कस कर रहे थे, उसमें अपन वापस एक बार रिमाइंड कर लेते हैं अपन ने कौन कौन से पढ़े थे। अपन ने फर्स्ट स्टेप पढ़ा था रिसर्च अप्रोच, रिसर्च प्रोसेस के अंदर पहला स्टेप कौन सा था, पहला था फॉर्मुलेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। सेकंड कौन सा था, डिटरमाइनिंग ऑफ द स्टडी ऑब्जेक्टिव्स। रिसर्च प्रॉब्लम जो सबसे नेसेसरी होता है जब भी अपन कोई भी रिसर्च कंडक्ट करते हैं, एक क्वेश्चंस लेना है अपन को, जिसमें जो रिसर्चर होता है, जो रिसर्च कंडक्ट करता है, वो उसका आंसर क्या करता है, फाइंड आउट करता है, उसका आंसर सॉल्यूशन देता है एक प्रकार से। ठीक है, तो उसको फॉर्मुलेट करना, एक अच्छे तरीके से तैयार करना कि मुझे रिसर्च स्टडीज कहाँ कंडक्ट करनी है, कब, कैसे, जो भी अपन रिसर्च डिजाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो फॉर्मुलेट द रिसर्च प्रॉब्लम, फॉर्मुलेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम, फॉर्मुलेटिंग ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम, इट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ द रिसर्च प्रोसेस। सेकंड जो रिसर्च प्रोसेस का स्टेप है वो है डिटरमाइनिंग द स्टडी ऑब्जेक्टिव्स। रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स जो अपने लिए जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, अपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, और जो अपन स्टडीज यूज एक प्रकार से कंडक्ट कर रहे हैं उसकी नीड क्यों हुई, क्यों आवश्यकता है, क्योंकि दैट इज ऑलरेडी नाउन, जिसके बारे में अपन पहले से जानते हैं, उसके बारे में भी अपने को एक प्रकार से क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। थर्ड अगर अपन प्रोसेस की बात करते हैं, थर्ड स्टेप आता है ROL, रिव्यू ऑफ लिटरेचर्स। रिव्यू ऑफ जो लिटरेचर्स हैं, मैंने कहा पहले की जो स्टडीज है, ऑलरेडी नाउन अबाउट द पर्टिकुलर फिनोमिना, जिस फिनोमिना के बारे में आप पहले से जानते हैं, उनको रिवाइव करना, उस लिटरेचर्स को रिवाइव करना। फोर्थ, उसके अलग अलग सोर्सेज भी अपन यूज में लेते हैं, सिनाल हो गया, पबमेड हो गया, या जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी सोर्स क्या होता है, जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन डायरेक्ट सब्जेक्ट से लेते हैं, और डायरेक्ट सब्जेक्ट से लेंगे तो एरर आने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, बाइज आने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और जो अपन डाटा कलेक्ट करेंगे वो एकदम एक्चुअल होगा, राइट होगा, एकदम सही होगा। फोर्थ स्टेप क्या होता है रिसर्च प्रोसेस का, डेवलपिंग द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क तैयार करना, जो आप थ्योरीज टेस्ट करेंगे, जिसका इनपुट और आउटपुट अपन देखने को मिलता है। तो न्यू जो थ्योरीज हैं उनको भी टेस्ट करेंगे, अपना जो नॉलेज है उसको भी उसके अंदर क्या करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे, ऐड करेंगे उस स्टडीज के अंदर मॉडिफाई करने के लिए। फिफ्थ जो स्टेप होता है वो होता है फॉर्मुलेटिंग द हाइपोथेसिस एंड अजम्पशन। फॉर्मुलेटिंग ऑफ द हाइपोथेसिस एंड अजम्पशंस की अगर अपन बात करते हैं तो हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करना, कि आपका नॉलेज असेस करना है, प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, प्री एंड पोस्ट टेस्ट कंपैरिजन। तो उसके आधार पे अगर अपन बात करें तो टेंटेटिव प्रेडिक्शंस बिटवीन टू वेरिएबल्स रिलेशनशिप, दैट मींस ट्रू एंड फॉल्स। किन्हीं दो वेरिएबल्स के बीच में एक टेंटेटिव प्रेडिक्शन करना, जो सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। उसके बाद जो सिक्स स्टेप की बात कर रहे थे अपन, साथ में एक अजम्पशंस भी नाम आया। अजम्पशंस क्या होता है, जो ट्रू बेसिस पे ऊपर आधारित होता है, ट्रू, विदाउट एनी एविडेंस, विदाउट एनी प्रूफ, बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी प्रूफ के आप रिसर्च कंडक्ट करते हैं। अपने खुद एग्जांपल लिए, सुपरनेचुरल पावर एक ऐसा है जो पूरे ब्रह्मांड को, गवर्न को कंट्रोल करके रखता है। ये अपना एक अज्यूम करना है, दैट मीन्स अजम्पशंस पार्ट। तो ऐसे एग्जांपल के थ्रू भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मैं कह रहा हूं कि मैंने अज्यूम किया है कि अपने चारों ओर गॉड प्रेजेंट है, भगवान है, अपने आसपास है, अपने पास है, एक प्रकार से दैट मीन्स अजम्पशन, लेकिन इसका कोई प्रूफ, एविडेंस नहीं है अपने पास। उसी प्रकार से अपन नेक्स्ट चलें सिक्स स्टेप के अकॉर्डिंग, जो अपन ने लिखा था रिसर्च अप्रोच एंड रिसर्च डिजाइन। रिसर्च अप्रोच क्या होता है, रिसर्च अप्रोच इट इज द इंपॉर्टेंट एलिमेंट रिसर्च डिजाइन का, जिसमें रिप्रेजेंट करते हैं। रिसर्च डिजाइन क्या होता है, ब्लूप्रिंट ऑफ द स्टडीज, ओवरऑल प्लान ऑफ द स्टडीज। और रिसर्च डिजाइन ही रिप्रेजेंट करता है हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर डाटा विल बी कलेक्टेड, कब, कहां और कैसे
डाटा कलेक्ट करना है, वो सब किस में रिप्रेजेंट किया जाता है, एक ब्लूप्रिंट में तैयार किया जाता है। पॉपुलेशन क्या होगी, सैंपल साइज कितने हैं, ये सब अपन किस में रिप्रेजेंट करते हैं, एक प्रकार से रिसर्च डिजाइन के अकॉर्डिंग। और रिसर्च डिजाइन भी एक प्रकार से अप्रोच का भी पता चलता है अपन को कि जो अपन रिसर्च स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं, वो रिसर्च स्टडीज जो कंडक्ट कर रहे हैं वो अप्रोच कौन सी है, क्वालिटेटिव है या फिर क्वांटिटेटिव। ठीक है, तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के अकॉर्डिंग। तो आज की जो क्लास थी अपनी, जो रिसर्च प्रोसेस के स्टेप के ऊपर ही है, लेकिन जो स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस है अपन ने अभी किए हैं ओनली फॉर 6। तो बाकी के जो रिमेनिंग्स रहेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो स्टेप्स हैं वो सारे के सारे 15 के 15 इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्टार्टिंग जो एक सिक्वेंसली अपन लेके चल रहे हैं तो ये 6 स्टेप हैं। अब नेक्स्ट क्लास जब भी अपन नेक्स्ट टर्म में लेंगे तो उसके बाकी की जो स्टेप हैं उनके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। तो आप लोग 6 स्टेप हैं, ठीक है, उनको अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन अदर जो भी स्टेप्स रिमेनिंग है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, समझ में आया सबको? ऑल द बेस्ट, थैंक यू।